उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान्य बोधयत्। इस वेद मंत्र के अनुसार उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक जुटे रहो। इसी के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बड़े बड़े आख्यान दिए और उन्होंने मुख्यतः युवाओं से आह्वान किया कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक जुटे रहो। युवाओं के साथ संवाद की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है अशोक जांगिड़ जी। अशोक जांगिड़ जी गोनेर रोड की वो शख्सियत हैं जो कि युवाओं के लिए काम करते हैं। बेरोजगारी मिटाने से लेकर के युवाओं को नशे की लत से दूर ले जाने तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे निःशुल्क लाइब्रेरी, निःशुल्क हॉस्पिटल जैसी सेवाओं से भी जुड़े रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अशोक जी का हम स्वागत करेंगे। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी और अब तक जितना काम किया है उसको आज हो सकता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करो और आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर करो जी। एंड थैंक यू सो वेरी मच। तो अशोक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो सोशल वर्किंग है, एक जो पॉलिटिक्स की आपकी जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें कि कहाँ से आप आते हैं, क्या आपकी एजुकेशन है? देखिए रवि सर, आपने दो चीज़ें पूछी है। एक तो पूछी है कि सोशल वर्क और सेकंड पूछा है राजनीति। ये दोनों पार्ट वैसे करें तो हम कोरिलेशन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके लिए कि सोशल वर्क जो है, मैंने मेरे एजुकेशन की स्टार्ट में मेरे एजुकेशन से करता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ और जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है मैंने अग्रवाल लाया कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मनी कम थी, पैसा कम था, सो था नहीं, फैमिली कंडीशंस ख़राब हो गई थी। तो जहाँ पे एडमिशन लेने गए वहाँ पे डोनेशन मांगा गया 2.5 लाख रुपए 2007 के अंदर, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। उसके बाद में समझौता किया हालातों से। 3 मंथ मेरे पास कॉल आया जहाँ पे मैंने दिया था, वहाँ से फ़ोन आया कि सर आपको फ्री सीट मिल रही है, हमारे पास वैकेंट रही है, आप आएगा। सर मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है और मैं डोनेशन नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, जो भी मैनेजमेंट में थे, कि आपको डोनेशन नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, मतलब विदाउट डोनेशन, और आपका सिर्फ जो चार्जेज है, वो जो फीस है वो लगेगी। उस फीस के लिए 35,000 रुपीज़ मुझे 2007 में बताया गया। हकीकत ये है कि 2007 के अंदर 35,000 मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट था, तो वो मेरे लिए पॉसिबल था नहीं। फिर कहीं जाके आया, मैं हताश होकर बैठ गया था। भगवान कहाँ होते हैं वो मैंने देखा उस दिन साथ साथ। उसी समय पे मेरे मामा जी मुझे मिल गए, वहीं पे बैठे हुए। तो मैं बोला कि परेशान क्यों हैं, उन्होंने मुझे फिर फाइनेंशियली हेल्प। सेकेंड ईयर की फ़ीस आई, उस टाइम पे मेरे पास 15,000 थे। उसके बाद राजेश सेन मेरा एक फ्रेंड है जी, जिसके साथ मैंने कॉलेज किया है, जिसके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब स्कूल भी उसके साथ किया है मैंने। उसने सेकेंड ईयर में फिर उसने मेरी हेल्प करी। तो कुल मिला के मैंने जो मेरी पढ़ाई एजुकेशन करी वो फाइनेंशियली किसी ना किसी ने मेरी हेल्प की। जब मुझे पता चला कि अगर रियल में अगर मैं फ्यूचर में कुछ बनता हूँ, अगर मैं इस लाइक कैपेबल होता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उन स्टूडेंटों की ज़रूर हेल्प करूँगा। वहाँ से मुझे सोशल वर्क करने का मुझे वहाँ से आइडिया है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपने सवाल पूछा, तो उसके लिए मैं बता दूँ, पॉलिटिक्स एक वो जरिया है जहाँ पे अगर रियल में आप दिल से सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सोर्सेज डेवलप होते हैं, आपके पास पावर आता है, आपके पास मैं कह सकता हूँ कि हर वो चीज़ मिलती है जिससे कि आप यंगस्टर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, छोटे लेवल पे मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसको बड़े लेवल पे करना था मुझे, तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया था। अशोक जांगिड़ जी का जैसे नाम आता है तो बात दरअसल सबसे पहले किसी की भी ज़बान पे आएगी तो पॉलिटिक्स आएगी कि अशोक जी आपने पिछले बार चुनाव कंटेस्ट किया था और एक बड़ी टक्कर आपने दी। इस बार आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? थोड़े समय बाद फिर से निकाय चुनाव है। देखो रवि जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ और आपके व्यूवर्स को बता रहा हूँ, और ये वीडियो जहाँ तक जाएगा, जो लोग मुझे जानते हैं उन तक भी मैं एक मैसेज क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी इलेक्शन नॉमिनेशन करना, इलेक्शन फाइट करना वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे पास जितने सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट नाउ हम कैपेबल सच थिंग्स, मतलब जैसे सोशल वर्क में निःशुल्क लाइब्रेरी करना,
ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर लैब को निःशुल्क करना, ये सारे इतने सोर्सेस अभी मेरे पास है कि मैं कर रहा हूँ इनको। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी प्रायोरिटी पे इलेक्शन होंगे, और लगता है मुझे कि अभी अपन को और आगे काम करना है या ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली वो डिसीज़न उस समय पे लिया जाएगा। अभी मैं उस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, और 99% मैं आपको अश्योर कर देता हूँ, अगर कोई सिचुएशन बन गई, जैसे पिछली बार नहीं थी सिचुएशन बनी, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन नॉमिनेशन करने का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अच्छा अशोक जी, जो सोशल वर्क का आपका मोटिवेशन है कि निःशुल्क एजुकेशन, लाइब्रेरी की बात हो, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन की बात हो, या फिर दूसरी बात हेल्थ सर्विसेज की बात हो, तो ये सोशल सर्विसेज को लेकर के मोटिवेशन कहाँ से आया? रवि जी, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं खुद इनिशियल स्टेज से अगर मैं बात करूं, मैंने मेरी एजुकेशन भी स्ट्रगलिंग फेज में की है, तो वहीं से मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, तो वहीं से मुझे आया। और सिर्फ मैंने एजुकेशन ही डिपार्टमेंट क्यों चुना, इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम परमानेंट सॉल्यूशन पे बात करें। हम हेल्प भी कर देते फाइनेंशियली, मुझे लगता है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, और आप कब तक करोगे, कब तक करो? किसी को खाना खिलाना है तो आप कब तक खिला दो, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम उसको कंटिन्यूसली कर भी सकते हैं, और वहाँ से अगर हमने कुछ निकाल दिया और वहाँ से हमें रिजल्ट मिल गए, तो डेफिनेटली कितनी फैमिलीज़ की हम जो मुख्य धारा से छूट चुके थे, अगर वो वापस आके और उन्होंने जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो हम कितनी फैमिलीज़ की गरीबी दूर कर दिया है। और आपको, मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूं और आपको बता दूं, अभी तक 23 स्टूडेंट लाइब्रेरी में विद इन 4 ईयर गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में काम कर रहे हैं, और ये वो स्टूडेंट हैं जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। और मैं कहूँ कि अगर थी भी तो उनको मोटिवेशन के लिए कुछ था नहीं, डायरेक्शन नहीं थी। उन चीज़ों पे हमने काम किया तो उन बच्चों ने भी मेहनत करी, नो डाउट, उनके लिए स्पेस दिया। तो आज मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे इस एरिया में, जहाँ पे जिसको जाना जाता है क्राइम के लिए, इस एरिया को जाना जाता है, ड्रग्स गांजा अफीम के लिए इस एरिया को जाना जाता है, और सट्टा बाज़ार जो है उसके लिए इस एरिया को जाना जाता है, वहाँ से 23 स्टूडेंट, 23 बच्चे जो ग्रेजुएट थे, जिनको कुछ मिल नहीं रहा था, डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आज वो जॉब कर रहे हैं। हम सेटिस्फाइड, और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला साथ देता रहे, तो डेफिनेटली हम एक दिन इससे भी आगे जाएं। गोनेर रोड की अगर जैसे बात करते हैं, तो बीते 2-3 वर्षों में बड़े बड़े हादसे हुए हैं। अभी भी एक बड़ा हादसा हुआ, एक स्कूल स्टूडेंट ट्रेलर के नीचे आ गया। ये एक बड़ी समस्या है गोनेर रोड को लेकर के कि सड़कें भी सकड़ी हैं, और जो है उन पर भी अतिक्रमण बड़े स्तर पर है। क्या इस दिशा में भी आप कोई काम कर रहे हैं? गोनेर रोड की तो हालत बहुत बेकार है, और शायद लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो अच्छी फैमिलीज़ थी, अच्छे परिवार थे, वो यहाँ से प्लान कर चुके हैं, और कुछ करने वाले हैं, किसी की प्लानिंग चल रही है। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत कष्टदायक चीज़ें हैं कि हम इस क्षेत्र के जो युवा हैं, उन युवाओं वो अभी तक जग नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारा क्षेत्र कहाँ जा रहा है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पता तक नहीं चल रहा है कि हमारा क्षेत्र जा कहाँ रहा है। और एक एरिया से जब अच्छे लोगों का पलायन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इससे श्रम की बात नहीं हो सकती, इससे बुरी बात नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूँ। जब BPL के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए मैं था और राजवीर सोनी जी और एक और हमारे मित्र थे, हम तीनों जाके DYSP या ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे सब जगह पे हमने लेटर्स दिए। कुछ 2-3 महीने तक उसका प्रभाव भी रहा। उन्होंने पुलिस 2 कांस्टेबल वहाँ लगा भी दिए, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले, और तो कंट्रोल भी किया। लेकिन जैसे जैसे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती गई, वापस उन चीज़ों के ऊपर एरिया आ गया है। अब नो एंट्री के लिए बात यह है कि नो एंट्री के लिए अभी तक कहीं से आदेश नहीं आया है कि आपको ये एरिया, ये जोन नो एंट्री में शो करना है, जबकि हमने इसके लिए संघर्ष भी किया है। अभी आपने जो बोला, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो हुआ, वहाँ पे भी जिन लोगों ने वहाँ पे जो रोड जाम किया था, उन्होंने भी नो एंट्री की मांग करी। लेकिन जो प्रशासन जब भी वहाँ पे आया था, जो भी थे, उन्होंने बोला कि ये एरिया शायद ये जो रोड है हाईवे से कनेक्ट होता है, तो इसमें नो एंट्री नहीं हो सकती है। डेफिनेटली डेंसिटी, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी इज़ वेरी हाई, और रोड की साइज कम है, तो हादसे पहले भी हुए और आगे भी होते रहेंगे अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये मेरा टारगेट है कि इस एरिया से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे जो चरस गांजा अफीम जो खुलेआम बिक रहा है, उसको हम कर नहीं कर सके, सुधार नहीं कर पाएंगे। हम किसी को कहें कि आप ये बेचना बंद कर दीजिए, तो वो क्यों करेगा?
वो नहीं करेगा। बिल्कुल। जब तक उसकी डिमांड आप कम नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेगा। बहुत सारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, ये पूरा भारत में देखा जाए तो बहुत कुछ आंकड़े बताते हैं। जी। हमारा एरिया स्पेशली गोने रोड, आगरा रोड, बहुत परिवार बर्बाद हो चुके हैं। सर ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल। मेरा टारगेट क्या है सर, उनको रोकना है। और रोक सकते हैं हम उनको जॉब दिलाते हैं, जी। उनको डेवलप करते हैं, स्किल्ड करके। सरप्राइज होंगे आप इस चीज़ को सुन के। और आपके व्यूवर्स को बता दूँ, कोई एनजीओ नहीं है, कहीं पे कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा था। व्यक्तिगत रूप से सारी चीज़ें चल रही है और किसी की हेल्प नहीं है इसमें। जी। हाँ, अगर कोई आता है कहता है कि नहीं आई एम इम्प्रेस के कुछ देना चाहता है, तो मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन हाँ, वो लोग बहुत कम है। वो लोग बहुत आए मेरे पास कहने के लिए कि सर हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अभी तक मेरे सोर्सेज से काम चल रहा है। बिल्कुल। जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली हम लेंगे ना हेल्प उनकी, अच्छी हेल्प लेंगे। जैसे अभी स्कूल खोलने का है, सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आप मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े पर चाय का आनंद लीजिए। ये आगरा रोड का बहुत प्रतिष्ठित एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप लजीज व्यंजन ले सकते हैं। वैसे तो सर इसके बारे में काफ़ी सुना था, और आप ही के वीडियो के माध्यम से मैंने इसके बारे में सुना था। मिस्टी कैफ़े जो है आगरा रोड पे स्थित है। मैं एक बार आ चुका हूँ, और मैंने जब अभी भी मैं आया तो आप थोड़ा लेट हुए तो मैं वेट कर रहा था। तो मैंने यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी जो मीडियम साइज़ है जी, वो मैंने ली है। जी। सच में मतलब टेस्ट ऐसा था कि आप जो टेस्ट लेने के लिए आप सिटी जाते हैं, इतनी डिस्टेंस पे जाते हैं, वो मुझे यहाँ क्वालिटी फील मैंने खुद टेस्ट किया। तो डेफिनेटली अच्छी जगह पे है, और इन्होंने पूरा मेंटेन कर रखा है इस चीज़ को। क्वालिटी मेंटेन करेगी सबसे अच्छी चीज़, तो दैट्स अ गुड। तो आगे किस तरह की कैंपेनिंग में देखे जा सकते हैं, किस तरह के मिशन है आपके, किस तरह के लक्ष्य? रवि जी थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया कि मिशन क्या है। जी। और ये लोगों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मिशन है वो मेरे अकेले का नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें काफ़ी लोग हैं। मेरा मिशन ये है कि इस क्षेत्र से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना, क्राइम को कम करना। जिस दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी उस दिन डेफिनेटली क्राइम भी कम होगा। इस चीज़ से शायद आप भी एग्री करें। सेकेंड चीज़, मिशन ये है कि जो लाइब्रेरी अभी मैं चला रहा हूँ, जितना मेरे पास सोर्सेज है, उसको मुझे 600 सीट की लाइब्रेरी करनी है। 600 सीटिंग का मुझे करना, 500 से लेकर 600 तक, ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, वो आके वहाँ पे पढ़ें। आपको भी जान के अच्छा लगेगा, जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी जब ओपन करी तो लोगों का कहना ये था कि इलेक्शन के लिए ये सारा सब कुछ चल रहा है, 2-3 महीने चलेगी बंद हो जाएगी, बिल्कुल 6 महीने चलेगी बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला, जब हमारा नीयत अच्छी है तो ऊपर वाला डेफिनेटली साथ देता है। और अभी तक चल रही है, 4 साल लाइब्रेरी को हो गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे लोगों के अंदर इसकी चर्चाएँ गई, उसके माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने लोगों को बताया, तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि एक श्रीरामपुरा गांव है सामरिया रोड पे, वहाँ पे कुछ युवाओं ने मिलके गांव वालों से फंड इकट्ठा किया और उन्होंने लाइब्रेरी चलाई, वहाँ पे ओपन की, अभी भी चल रही है वो। आपसे प्रेरणा ले, आप वो कुछ भी हो सकता है, मेरा वीडियो देखा हो, कैसे भी देखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन मुझे वो भी एक अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे ओपन की चीज़। यहाँ बगराना के अंदर एक लाइब्रेरी ओपन हुई, उदयप्रीत फाउंडेशन जो है उन्होंने उसको स्टार्ट किया। वो 2-3 बार अपनी लाइब्रेरी में भी आके गए हैं, और ठीक है, उनके साथ जो भी रहा उनका, उन्होंने एक स्टार्ट करी यहाँ पे 50 से 100 सीट का उन्होंने स्टार्ट किया। ये मेन बस्ती के अंदर मुझे थोड़ा सा जगह नहीं मिल रही है वहाँ पे अभी। वहाँ पे मेरे खुद की सेकंड ब्रांच निःशुल्क अशोक लाइब्रेरी के नाम से वहाँ ओपन होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वहाँ पे। कोविड वगैरह जब चला तो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, तो कोविड का मतलब ये थोड़ी था कि यहीं पे हेल्प करी थी, पूरे जयपुर में हेल्प। मैं इस पे आपको इंटरप्ट करते हुए एक फिल्म का गाना है वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपको अपने मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली ये गाना जो आपने बताया है, जो लाइन बताई है, लोगों का काम है कहना, उस चीज़ को अगर मैं ध्यान देता तो वो 21 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए हैं जी, और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए, डेफिनेटली उनकी मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस और कहीं ना कहीं जो सोर्सेज वहाँ पे मिले हैं, सिर्फ ओनली एक माहौल मिला है, एक उपलब्धता हुई है,
ओनली उसमें कहीं ना कहीं योगदान रहा है। सिर्फ ओनली एक स्टूडेंट ने मुझे ये बोला थैंक यू सर। 21 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने मुझे बोला थैंक यू सर जी। और जिस दिन मुझे पता चला कि सर मेरे आँख से आंसू थे जी। और मैं मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे सामने जो बैठा था सर उसने आके मुझे चुप कराया। मतलब मैंने दिल से काम किया है सर। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं इमोशनली इस चीज़ से अटैच हूँ एंड सॉरी फॉर दैट सर। एक अगर मैं उस चीज़ को सोचता सर कि नहीं मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला तो सर ये चल पाती अब तक। अभी 2 बच्चे और सेलेक्ट हुए हैं अभी जस्ट अभी 7-8 दिन पहले जो मैंने डाला भी था। मुझे लगता है कि एक गुरु के लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उनके शिष्य सफल हो जाए। बाद में चाहे वो थैंक यू कहे नहीं कहे कोई मायने नहीं। मैंने आपको बोला भी था सर अभी स्टार्टिंग में जी। हमारी जो एजुकेशन है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं वो आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन बच्चे गए अगर वो बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में वापस आते ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ आते जी और यहाँ पे आके जो अभी तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों को अगर मोटिवेट करते हैं उनके सामने ड्रेस में आते हैं बिल्कुल उनका आना ही मोटिवेशन होता है। 2 बच्चे दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे जी। इसमें टीचिंग लाइन में काफ़ी बच्चे हैं, LDC में काफ़ी लगे हैं, ग्रेड 4 में लगे हैं। अगर वो आते हैं यहाँ पे और इन बच्चों से बात करते हैं और कुछ बोलते हैं मुझे उनसे क्या चाहिए। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं ये नहीं बोलता कि उनको कि सर आपकी लग गई है जॉब आप इसके लिए कोई डोनेशन कर दो है ना। तो ऐसा वो वाला तो फेज है ही नहीं। मैं क्या चाह रहा था मैं सिर्फ इतना सा चाह रहा हूँ और आगे भी आपने जो काम किया है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो आपके बिहेवियर में होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं है तो उस एजुकेशन का आपका कितना भी पैसा आप कमा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी 7 दिन पहले जो बच्चा सेलेक्ट हुआ वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आया जो 2023 की थी उसके अंदर उसका नाम आया। मेरे पास फ़ोन आया। मैं देवली में था उस टाइम पे जी। देवली के अंदर बैठा था। मेरे पास फ़ोन आया कि सर आई एम सेलेक्टेड। तो मतलब मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात थी यार कि ठीक है हम सही डायरेक्शन में हैं। तो लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं ना तो बदलाव के लिए हम कर रहे हैं। मेरा एक मकसद है मैं परमानेंट वर्क करना चाहता हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करता हूँ। अगर जैसे एरिया की भी बात करें तो मैं किसी की अगर हेल्प भी कर दूँ फाइनेंशियली सिर्फ परमानेंट नहीं है जी। बिल्कुल। जब तक इस एरिया के अंदर सीवरेज लाइन नहीं बनेगी आप कितनी भी नालियाँ बना लो सिर्फ कितनी भी रोड बना लो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं बदलने वाला। सीवरेज लाइन उसका सॉल्यूशन है। जब तक आप ग्रीन बेल्ट नहीं हटा दोगे ग्रीन बेल्ट के लिए संघर्ष नहीं करोगे पर काम करना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। 5-7 साल से मैं कर रहा हूँ लेकिन उस चीज़ को दिखाना है वो करना वो नहीं है। मेरे अंदर सारी चीज़ें चल रही है। मैंने आपको वीडियो मेरे मोबाइल में भी दिखाया एक पोस्ट। किस लेवल पे आपको बता दूं कि मीडियन एज हर सकारात्मक प्रयास को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेफिनेटली मैंने देखा है सर आपकी न्यूज़ कवरेज मैंने देखी है। आपके पास जो लोगों को ढूंढते हो और उनकी आप कवरेज करते हो उनके बारे में बताते हो उनका मोटिवेशन उनका स्ट्रगल सब देखता हूँ। मैं आपका फॉलोवर हूँ सर आपका। क्या यहाँ पे 2 से 3 और जर्नलिस्ट है जो लोकल एरिया में काम करते हैं कभी उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करी है। जी सर अपना कार्य का क्षेत्र हो सकता है तो बड़े अच्छे मिशन और लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अशोक जी। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देंगे। और दूसरी बात ये कि जल्दी ही इस क्षेत्र में एक परिवर्तन की उम्मीद भी हम रखते हैं। देखिए ये जितनी भी चीज़ें चल रही है ना इस मुहिम को स्टार्ट तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट हम हैं जिन्होंने स्टार्ट की जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मैंने जैसे बीच में बताया आपको कि जो लोग सक्षम है जिनको लोग फॉलो करते हैं जो यहाँ से प्रोफेसर है एक RS ऑफिसर है रैंक के बंदे हैं यहाँ पे और भी इंजीनियर भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी जी। अगर वो लोग मत आइए फील्ड में ये मैं अपील कर रहा हूँ आप फील्ड में मत आइए लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ें ज़रूर बोलें ताकि वो जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लाइफ पे इम्पैक्ट आए जी। करना नहीं करना एक अलग बात है। सोर्सेस बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो जिस तरीके से 2-3 लाइब्रेरियाँ खुली और परिवर्तन हो रहा है तो जैसे आपने बोला डेफिनेटली एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो आज हमारा क्षेत्र जिस क्राइम के लिए जाना जाता है
एक दिन एजुकेशन सक्सेस के लिए जाना जाएगा। जी ये मेरा वादा है आपसे, अगर मैं रहा तो, बिल्कुल। और तो बाकी ऊपर वादे की है। तो जैसे भारत का देश है, उसी तरह भारत अशोक का देश भी है। यहाँ पे अशोक जो नाम है ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान लिए हुए है, और इसी तरह की उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। और बाकी जिन अशोक की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियां हैं, और उनके बराबर तो के सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मेरा एक प्रयास है, वो प्रयास डेफिनेटली उसकी तरफ मैं अग्रसर रहूँगा, और अच्छा करेंगे, सब मिलके करेंगे। अकेला नहीं कर सकता हूँ, सब मिलके करेंगे तो क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। मीडियन एज आपको इसी तरह की शख्सियत से भविष्य में मिलाने का वादा करता है। हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।